नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 88 लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण के लिए दोपहर 3 बजे तक त्रिपुरा में 68.92%, मणिपुर में 68.48% और वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में 63.32%, पश्चिम बंगाल में 60.60%, असम में 60.32%, जम्मू और कश्मीर में 57.76%, केरल में 51.64%, कर्नाटक में 50.93%, राजस्थान में 50.27%, मध्य प्रदेश में 46.50%, बिहार में 44.24%, उत्तर प्रदेश में 44.13%, महाराष्ट्र में 43.01% मतदान की खबर है। इन सभी राज्यों में इतना मतदान रिकॉर्ड किया गया है। सुबह से लेकर 7 बजे से लेकर मतदान जारी था और अब 5 बज गए हैं, यानी कि 1 ही घंटा बाकी है महज मतदान खत्म होने के लिए। जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उसमें असम की 14, बिहार की 40 में से 5, छत्तीसगढ़ की 11 में से 3, मध्य प्रदेश की 29 में से 6, उत्तर प्रदेश की 80 में से 8, कर्नाटक की 28 में से 14, केरल की 20 की 20, राजस्थान की 25 में से 13, महाराष्ट्र की 48 में से 8, त्रिपुरा की 2 में से 1, पश्चिम बंगाल की 42 में से 3, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, मणिपुर में एक बाहरी मणिपुर सीट पर वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दोपहर 3 बजे मतदान समाप्त हो चुका है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान 3 बजे खत्म हो चुका है और अब 5 बज रहे, यानी कि महज 1 घंटा बाकी है 6 बजने में, और 6 बजे ठीक 1 घंटे बाद सभी मतदान केंद्रों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। दूसरे चरण का मतदान बता दें कि मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से जारी है और 1 घंटे के भीतर मतदान अभी जारी रहेगा। ठीक 6 बजे मतदान की प्रक्रिया सभी मतदान केंद्रों पर इन 6 लोकसभा सीटों पर खत्म हो जाएगी। बता दें खजुराहो, टीकमगढ़, दमोह, सतना, रीवा और होशंगाबाद, ये 6 सीटें हैं जहां पर मध्य प्रदेश में मतदान सुबह से ही जारी है। छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर मतदान हो रहा है। अब इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए खजुराहो से लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता संदीप मिश्रा। संदीप, इस वक्त 5 बज रहे हैं और 6 बजे तक मतदान होना है, यानी कि महज 1 घंटा बाकी है। अभी क्या तस्वीरें आप दिखा सकते हैं मतदान केंद्र से? चूंकि देखा जाए तो ऑल ओवर 46.50 मतदान ही रिकॉर्ड हुआ है, बेहद कम है ये। बिल्कुल दिशा, बहुत ज्यादा निराशाजनक मतदान यहाँ पर हुआ है। जिस प्रकार से हम सुबह से लगातार चर्चा कर रहे हैं कि खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में, चाहे हम खजुराहो की बात करें या उसके अलावा हम पन्ना की बात करें, अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग गए अब तक सुबह से, और अब तक में अगर हम बात करें तो कम से कम 10 से 15 पोलिंग बूथों में जाकर के हम निरीक्षण कर चुके हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पर वोटरों के पहुंचने की स्थिति है वो चिंताजनक है। लगातार निर्वाचन आयोग ने और उसके अलावा राजनीतिक पार्टियों ने पुरजोर कोशिश की कि किसी भी तरह से लोग जागरूक हों, मतदान केंद्रों तक पहुंचें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी तक अगर हम बात करें तो 45-46% यहाँ पर वोटिंग हुई है और अभी कुछ वोटरों का निकलने का सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि मौसम थोड़ा सा यहाँ पर सुहाना हुआ है, मौसम हवा ठंडी हवाएं चलने लगी हैं, तो अब लोग घर से निकल रहे हैं। तो ये माना जा सकता है कि 49 या 50% के आसपास खजुराहो लोकसभा में मतदान हो सकता है आखिरी समय पर, क्योंकि 6 बजे का वक्त है। जिसको पर्ची मिल जाएगी तो वो 7 बजे तक भी, यानी कि जिसको एक बार पर्ची मिल गई तो उसको वोटिंग करने का अधिकार मिल जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि करीब 7 बजे के आसपास तक वोटिंग होगी, तो करीब 49 से 50% मतदान खजुराहो लोकसभा में हो सकता है। लेकिन चिंताजनक बात है, तमाम कोशिशों के बावजूद भी वोटिंग प्रतिशत न बढ़ पाना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करता है। जी बिल्कुल। चलिए ठीक है संदीप, एक बार फिर से लौटूंगे आपके पास। अभी फिलहाल रुक करते हैं। लखनऊ से संवाददाता घनश्याम जुड़ गए हमारे साथ लाइव अपडेट्स देने के लिए उत्तर प्रदेश से। घनश्याम, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में केवल अभी तक 44
प्रतिशत वोटिंग ही हो पाई है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कर ले तो उसके मुताबिक ये परसेंटेज बहुत ही कम है। अब शाम हो चुकी है, महज एक ही घंटा बाकी है वोटिंग के लिए। क्या लगता है इस एक घंटे में कितना इजाफा और परसेंटेज में हो सकता है? देखिए टिसा जी, जैसे अपने साथी बता रहे थे कि धीरे धीरे मौसम थोड़ा सा सुहाना हो रहा है, उसके बाद लोग घरों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ये दरअसल सुहाना इसलिए हो रहा है क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट ही जारी किया था। हम लोग दिन भर बता रहे हैं कि जिन 8 सीटों पे मतदान हो रहा है वहां पे बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की अलर्ट था। हालांकि अभी तक बरसात होने की कोई खबर नहीं आई है सामने, लेकिन हाँ मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ है, तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं लोग कि घर से बाहर निकलेंगे और वोट करेंगे। लेकिन अगर सुबह से देखा जाए तो लगातार वोट प्रतिशत में कमी दिखाई दे रही है। 44.13% ही मतदान अभी तक हो पाए हैं। पूरे 45% भी 3 बजे तक मतदान नहीं हो पाए हैं। अब मान लीजिए कि शाम तक 6 बजे तक मतदान होने हैं, लेकिन पर्ची जब जिन लोगों को बूथ पे जाकर के पर्ची मिल जाएगी वो वोट तब तक दे सकते हैं जब तक वोटिंग प्रक्रिया पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाती है। तो अगर पूरी बात अगर देखा जाए तो वोट प्रतिशत बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार जो है बेहद कम वोट प्रतिशत दिखाई दे रहा है। बहुत प्रयास किया गया और जिला अधिकारी जो होते हैं, जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी होता है आचार संहिता लगने के बाद, उन लोगों ने अपने जिले स्तर पे तमाम कार्यक्रम किए, तमाम तरीके से वहां पे लोगों को रिझाने की काम किया, मनाने का काम किया। लेकिन गाहे बगाहे जो परिस्थितियां पहले चरण के लिए तरह से बनी हुई थी, वही परिदृश्य इस दूसरे चरण के मतदान में भी पूरे दिन देखने के लिए मिला। तमाम ऐसे बूथ रहे जहां पे इक्का दुक्का लोग वहां पे पहुंचे और इक्का दुक्का लोग वहां पे वोटिंग जो है वोट करते हुए दिखाई दिए। तो वहां पे लोग, और कई जगह 3-4 ऐसे जगह रहे जहां पे बूथ बदलने के चलते वहां पे बहिष्कार हुआ। 1-2 घंटे बाद वहां पे मतदान शुरू हो पाया। कई जगह ऐसा हुआ कि अलीगढ़ में एक खबर अभी सामने आ रही है कि अलीगढ़ में फर्जी मतदान को लेकर के समाजवादी पार्टी ने जो है शिकायत दर्ज कराई है कि वहां पे फर्जी मतदान हो रहे हैं। तमाम ऐसे जगहों पे पता चल रहा है कि 10-10 लोग एक परिवार में वोटर हैं, उनके वोटिंग लिस्ट से उनके नाम कट गए हैं। उसको लेकर के भी शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, मुकदमे भी दर्ज कराए गए हैं। काफी तमाम जगहों पे अगर बात करें तो तमाम जगहों पे प्रशासनिक अमला ने बढ़ चढ़ करके वहां पे लोगों को मामलात को समझा और उनको समझाने की भरपूर कोशिश किया, लेकिन नतीजा पूरी तरीके से सिफर रहा। और जो अभी की स्थितियां हैं वो बेहद दयनीय है, चाहे वो चुनाव आयोग के लिए हो, चाहे वो वहां पे प्रत्याशियों के लिए हो। और सबसे ज्यादा अगर दयनीय स्थिति है तो वो मथुरा को लेकर के है। मथुरा में सबसे कम वोटिंग हुई है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो चिंता का विषय है वो हेमा मालिनी जो मौजूदा सांसद है, 2 बार वो सांसद चुनी जा चुकी है, तीसरी बार मैदान में है भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले, तो उनके लिए बेहद चिंता का विषय है। हालांकि जो उनके अपोजिट इंडी गठबंधन के प्रत्याशी है वो पहले से बड़ा चेहरा नहीं है, तो उसका फायदा इनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह कि वहां पे जो मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि का मामला है वो काफी ज्यादा हाइप है और भारतीय जनता पार्टी जो है अयोध्या अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है जैसे नारों के साथ भी लोगों के बीच में जा रही है। तो ऐसे में उसका सीधा फायदा हेमा मालिनी को मिल सकता है, लेकिन चिंताएं कम होते हुए नहीं दिखाई दे रही हैं। वही कमोबेश वही स्थिति जो है मेरठ को लेकर के है। मेरठ में अरुण गोविल जो राम बने थे, सीरियल के राम के नाम से मशहूर हैं, वो अरुण गोविल की भी चिंताएं कम होने का नाम नहीं ले रही है। वहां पर भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, वहां पे भी कई जगहों पर विरोध देखा गया। और सबसे बड़ी बात है कि बागपत में बीजेपी आरएलडी उम्मीदवार के समर्थकों को और पुलिस से काफी ज्यादा कहा सुनी हुई झड़प हुआ। पुलिस का कहना है उस झड़प में कई लोगों को हल्की सी चोटें आई हैं, बहुत बेहद कम चोटें आई हैं। और पुलिस का आरोप है कि नेता अंदर जाकर के उत्पाद मचा रहे थे, उनको रोकने की कोशिश की जा रही थी, इसलिए ये हाथापाई की नौबत आई। तो इस तरीके की भी तस्वीरें सामने आ रही है। फर्जी मतदान को लेकर के भी समाजवादी पार्टी ने कई बार शिकायत दर्ज कराई है कि कई जगहों पर फर्जी मतदान किया जा रहा है, पर्ची नहीं दी जा रही है, इस तरीके की भी शिकायतें आ रही है। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें टिसा जी तो बेहद शांतिपूर्वक आज का मतदान संपन्न हो रहा है। छिटपुट अगर घटनाओं को अगर छोड़ दिया जाए, जहां पे बहिष्कार के लिए लोग लामबंद थे वहां पे अधिकारी लोग जाकर के लोगों ने मनाया, आश्वासन दिया। एक जगह की बात है कि वहां पे कच्ची सड़क को लेकर के लोग लामबंद हो गए वहां के ग्रामीण, और हाथ में होर्डिंग पोस्टर लेकर के वहां पे सरकार विरोधी नारे लगाने जिक्र किया मथुरा लोकसभा सीट
का, जहां पर उत्तर प्रदेश की 8 सीटों में से सबसे ज्यादा कम मतदान हुआ है। इसी पर एक बार फिर से चर्चा करने के लिए लौटूंगी मैं आपके पास। हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं, उनसे चर्चा आगे बढ़ाऊंगी। संदीप, जैसा कि आपने बताया कि मतदान प्रतिशत गिरा है और महज 1 ही घंटा बाकी है, तो इसमें ज्यादा उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती कि मतदान प्रतिशत और बढ़े। तो इससे क्या यह कहा जा सकता है कि जो पोलिंग मैनेजमेंट होता है, बूथ मैनेजमेंट होता है, उसमें चुनाव आयोग कहीं ना कहीं विफल रहा है? जिसे कहते हैं कि अंदर जाकर लोगों को घर से पकड़कर बाहर निकालना और पोलिंग बूथों तक पहुंचाना, कहीं ना कहीं ये ठीक से इस बार नहीं हो पाया शायद। बिल्कुल, देखिए ये भी बात है और एक और भी कारण है। खैर, कारण ये भी है कि कल और आज के बीच में मुहूर्त बहुत ज्यादा है। अभी हाल ही में मैं जिस बूथ में बैठा हूं तो वहां पर कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, तो उनका यही कहना था कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जिस घर के सारे सदस्य इस समय पर अपने घर में मौजूद हों। कुछ सदस्य या तो नौकरी के कारण बाहर हैं, या फिर दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं शादी विवाह उनके रिश्तेदारी में चल रहा है, तो घर के 2 से 3 लोग बाहर गए हुए हैं। तो ये भी बहुत एक कहीं न कहीं बड़ी समस्या है। कल भी बड़ी मुहूर्त थी, आज भी शादियों का मुहूर्त है। तो लगातार ये भी देखने को मिला है, क्योंकि मैंने अलग अलग पोलिंगों में जाकर के जायजा लिया है, लोगों से बात किया है, और हम यहाँ भी कोशिश करते हैं, कुछ यहाँ भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे फिर से बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये जो वोटिंग प्रतिशत गिरा है, जो लोग नहीं पहुंचे हैं यहाँ पर, तो ऐसा क्या कारण है कि पोलिंगों में लोग नहीं पहुंच रहे हैं, वोटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उस पर हम यहाँ रोशनी डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वोटिंग तो कम हुई है। सर, अभी आप लोगों से वोटिंग कम होने का कारण आप लोगों को क्या लगता है? ये शादियों का सीजन पड़ गया, इस कारण से हर समाज के लोग बाहर हैं। मोस्ट ऑफ अपना ये जो हिंदू धर्म के लोगों का शादी समारोह इस समय चल रहे हैं। और दूसरा कारण है कि कोई विपक्ष में नहीं है, उस कारण लोगों को पक्ष के ही तरफ रुझान है। जो है आदमी संसद जी के प्रयासों को सराह रहा है, और बहुत से लोग उन्हीं के कार्यों को, विकास कार्यों को देखकर वोट दे रहे हैं। युवाओं की रुचि बहुत कम देखने को मिली है। मैं देख रहा हूं कि आप भी युवा वर्ग से ही आते हैं, लेकिन पोलिंग बूथों में मैं अलग अलग जगहों पर गया, युवाओं की कतार मैंने नहीं देखी है कहीं भी। हाँ, उसका कारण हो सकता है कि युवाएं भी शादी विवाह में हों और अपना जो जैसे अपने रिलेशन में शादियां चल रही हैं, इधर उधर गए हों। और ऐसा नहीं है, बहुत जगह आप जो बोल रहे हैं ठीक है, जो आप बोल रहे हैं कि युवाओं की कतार कम है। अब जैसे आप बैठे हैं, सब युवाओं में ही आते हैं, धीरे धीरे आते जा रहे हैं। कुछ लोग जब आपके आने के पहले डाल के जा चुके हैं। ऐसा नहीं कि युवाओं की कतार कम है, आ रहे हैं, डाल रहे हैं। क्या स्थिति लग रही कि 50% पार करेगा खजुराहो की 50% के नीचे रहेगा? पार कर जाएगा, शाम को 7 बजे के पहले 50-60 तक पहुंच जाएगा। आप भी हुआ वोट डाला आपने? हाँ, डाला है। क्या लग रहा है, क्या स्थिति है यहाँ की खजुराहो की? खजुराहो की स्थिति अच्छी है, बढ़िया है। विकास हुआ है यहाँ पे? बहुत ज्यादा। किस प्रकार का विकास हुआ है? हर शिक्षा, हर सुविधा है खजुराहो में। अच्छा, विकास हुए हैं शहर में? बिल्कुल सर, विकास हुए हैं। रोड बने हैं सर, पुल बने हैं, एयरपोर्ट बना है, केंद्रीय विद्यालय आया है। जब से बीडी भाई साहब आए थे तब से अच्छा विकास हुआ है। सिर्फ बीडी भाई ने विकास किया कि उसके पहले भी विकास था? उसके पहले कुछ विकास नहीं है, सुनना था। क्यों भाई साहब, विकास हुआ है शहर में? आप बहुत विकास हुआ है शहर में। तो फिर वोटिंग क्यों कम हो रही है? वोटिंग कम होने के कारण तो कुछ गर्मी है, और शायद ये है कि बीडी भाई साहब को जीतना है, इसलिए क्या ही देना। तो अगर ऐसे ही सब लोग सोच लेंगे कि बीडी भाई जीत गए, तो फिर कैसे जीतेंगे? वो तो देने से जीतेंगे, और जीतना तो है ही, वो तो सुनिश्चित है। उनके जो वोटर है वो दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये वोटरों का कहना है कि ये तो सुनिश्चित है कि बीडी भाई जीत रहे हैं। बीडी भाई के नाम से मशहूर है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी। तो कहीं न कहीं थोड़ा सा उदासीनता भी दिखी है लोगों में, क्योंकि ये तो सभी कह रहे हैं कि उन्होंने एक तरफा विकास किया है, अच्छा खासा विकास किया है खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में, लेकिन जो वोटरों के निकलने का सिलसिला है वो निराशाजनक है। जिस प्रकार से यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो स्थितियां दिख रही हैं, सामने निर्मित हो रही हैं, तो 50%
तेजी से ऊपर जाती फिलहाल स्थिति नहीं दिख रही है यहाँ पर वोटिंग परसेंट की। और वो कहीं न कहीं चाहे बीडी शर्मा जी हों या फिर अन्य सीटें हों, सभी जगहों की यही स्थितियां दिख रही हैं। तो फिलहाल तो ये जो वोटिंग प्रतिशत है वो निराशाजनक है। जी जी बिल्कुल संदीप, जिस तरह से अभी एक मतदाता जो यहाँ मौजूद है उन्होंने बताया कि शायद लोगों के मन में ये बात है कि यहाँ पर तो वीडी शर्मा है और फिर से वीडी शर्मा ही आएंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की अच्छी खासी लहर बनी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी आएगी, क्या जरूरत है वोट करने की। इससे मुझे 2003 का लोकसभा चुनाव याद आ गया, जब भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्व कर रहे थे। उस समय भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी थी कि मतदाता सोच रहे थे कि भाजपा की लहर है तो क्या जरूरत है वोट करने की। ठीक है, फिलहाल आप दोनों बने रहिए, कुछ और भी चर्चा मैं आपसे करूंगी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में केरल के वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी उम्मीदवार है, जबकि उनके विरोधियों में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से एनी राजा और बीजेपी के केरल अध्यक्ष के सुरेंद्रन शामिल हैं। मौजूदा सांसद और कांग्रेस नेता शशि थरूर का तिरुवनंतपुरम सीट पर केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर से मुकाबला है। वहीं उत्तर प्रदेश में हेमा मालिनी मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, जबकि मेरठ में बीजेपी ने रामायण में श्री राम का चरित्र निभाने वाले अरुण गोविल को अपना उम्मीदवार बनाया है। बिहार के पूर्णिया से पूर्व सांसद पप्पू यादव निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव मैदान में हैं। वहीं मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। देश में अलग अलग राज्यों में चल रहे मतदान में हर खास और आम मतदान करने पहुंच रहा है। आपको राजनीति के 4 दिग्गजों की तस्वीर दिखा रहे हैं। निर्मला सीतारमण, एचडी देवेगौड़ा, ओम बिरला, शशि थरूर। दूसरे चरण का मतदान जारी है। इस बीच राजनीति के दिग्गजों समेत प्रत्याशियों के बयान भी सामने आ रहे हैं। आपको कुछ ऐसे ही बयान सुनाते हैं। मोदी जी ने जो गरीब कल्याण के काम किए हैं उसके कारण गरीबों में मतदान का बहुत उत्साह है। दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज और गांव के गरीब, सभी वर्ग के गरीब बहुत उत्साह के साथ मोदी जी के लिए वोटिंग कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि हम तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में 1 तारीख के बाद नरेंद्र मोदी को देखेंगे। क्योंकि हमारे कार्यकर्ता लोग भी बहुत अच्छा मेहनत भी कर रहे हैं और जनता भी बहुत ही आ रही है बाहर, और हमने भी पर्सनली अपील भी किया है सबसे। सो दे आर ऑल कमिंग वेरी वेल, सो आई एम वेरी श्योर एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड। हमारा वैसे भी अच्छा था, लेकिन गठबंधन से 2 गुना एक्स्ट्रा और भी बेटर। सबका अपना अपना होगा ना, जो भी रेस में खड़ा उनको लगता है कि हम ही जीते हैं, तो वो स्वाभाविक है, नो प्रॉब्लम। भीषण गर्मी भी वोटर्स को मतदान करने से ना रोक पाए, ऐसा जोश सभी मतदाताओं में होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 18वीं लोकसभा चुनने का अवसर आया है। मेरा आग्रह विशेष तौर पर युवाओं से है, बड़ी संख्या में जाएं, वोट करें, हर मतदाता अपने मतदान का प्रयोग करे। अपना वोट आप जरूर डालें। जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है देश के प्रति, हमारा अधिकार है हमारे प्रति, तो हमें अपने वोट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। मताधिकार का प्रयोग होना चाहिए, सब लोगों को वोट डालना चाहिए। नहीं, पूरी उम्मीद है 100%। जिस तरीके से देश वोट कर रहा है, बहुत जोरदार तरीके से भारतीय जनता पार्टी फिर आएगी और मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। और हमारे इस क्षेत्र के अंदर तो हमारे जो कैंडिडेट हैं दुष्यंत सिंह जी, उनको अच्छा समर्थन है और इस बार ऐतिहासिक जीत होगी।
तो वोटिंग प्रतिशत के बारे में अपडेट देने के लिए और भी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए रायपुर से संवाददाता हेमंत शर्मा भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, आज छत्तीसगढ़ की 3 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है सुबह से, और जो संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर 3 बजे वोटिंग समाप्त हो चुकी है। अब पौने घंटे का समय महज बाकी है। क्या लगता है कितना और इजाफा हो सकता है? बंपर वोटिंग पहले से ही वैसे हो चुकी है। देखिए, राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। मुखला मानपुर में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान हुआ, यानी वहां मतदान संपन्न हो चुका है। लेकिन बाकी जो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां पर अभी भी वोटिंग जारी है। करीबन आधे घंटे से ज्यादा का वक्त अब वोटिंग को लेकर बचा है। 6 बजे मतदान संपन्न हो जाएगा और उसके बाद जो मतदान केंद्र के परिसर में मौजूद रहेगा वही वोट डाल सकेंगे, यानी आधे घंटे महज अब मतदान को संपन्न होने में बचा है। मैं कवर्धा में मौजूद हूँ, राजनांदगांव लोकसभा का, और एक मतदान में मौजूद हूँ। बीच दोपहर में गर्मी के कारण थोड़ी रुकावट आई थी वोटिंग में, लेकिन अब शाम चूंकि आधा घंटा नहीं किया है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अभी पहुँच रहे हैं। बात की जाए तो लगभग 64% मतदान तीनों हो चुका है। कांकेर में 67%, महासमुंद में 63 और राजनांदगांव में 61%। हालांकि ये 3 बजे तक का आंकड़ा है, आंकड़ा बढ़ेगा और पिछली बार की तुलना में इस बार जो प्रतिशत है वो बढ़ने की संभावना है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपने मताधिकार का प्रयोग किया है? मतदान कर लिया हूँ मैं। क्या मुद्दे जहन में रखे आपने? किस मुद्दे के आधार पर वोट डाला है? सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी है, प्रधानमंत्री है, इसके आधार पर वोट डाला गया है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना है, महतारी वंदना योजना, मोदी बड़ा फैक्टर है। वो सबसे बड़ा फैक्टर मोदी ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री वो रहेंगे तो देश का विकास निश्चित है। 10 साल से देख रहे हैं देश का विकास हो रहा है और काफी हद तक हर जगह सुखमय वातावरण है। इसको देखते हुए, मोदी जी को ही देखते हुए वोट दिया गया है यहाँ पे। दादा, आपका क्या नाम है? रमेश गुप्ता जी। डाल दी। किस मुद्दे के आधार पर वोट दिया है? मोदी जी, बस एक ही नाम, 422 सीट। वो तो 400 पार का बोल। हाँ, 422। आपका क्या नाम है? जगदीश गुप्ता। आपने किसको वोट दिया है? मैंने कांग्रेस को वोट दिया है। वजह कि 1 लाख सभी को मिलेगा और कांग्रेस सरकार आने सब लोग खुश रहेंगे। हम सिर्फ ना राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की। यहाँ से जीत किसकी होगी? यहाँ से जीत होगी भूपेश सरकार की। मुद्दे क्या रहे चुनाव के दौरान, क्यों जीत होगी? मुद्दे होगी महंगाई है, गैस सिलेंडर है, लोग परेशान हैं, इसी मुद्दे जीतेंगे। बीजेपी वाले तो ढेबर अकबर का मुद्दा ले आए हैं। अब उसका अलग प्रॉब्लम है बीजेपी वाला का, वो जाने। हम थोड़ी बोल पाएंगे, बीजेपी वाले कुछ भी बोल सकते हैं। आपका क्या नाम है? नारायण गुप्ता कमरदा। क्या मुद्दे रहे पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान और आज किस मुद्दे के आधार पर वोट आपने डाला है? मोदी जी अपने आप में एक ऐसा चेहरा है जिनका एक मुद्दा ही है, जिनका एक विजन है सबका विकास सबके साथ। तो वो ऐसा विजन है कि इस 10 साल में मोदी के कार्यकाल में हम सभी ने देखा है कि लोग, महंगाई एक ऐसी चीज है कि महंगाई तो सभी के कार्यकाल में रहा है, मगर आम जनता का जो विश्वास है वो आज मोदी के ऊपर है, वो अन्य किसी और प्रधानमंत्री के। नाम है भैया? मेरा नाम जयशंकर शर्मा है। जैसे कि भाई साहब ने कहा 1 लाख रुपया कांग्रेस सरकार में मिलने वाला है, जिसका लीडर खुद क्या उनके मन में है क्या नहीं, आलू से सोना, 25 रुपया लीटर आटा है, जिसका खुद का कुछ भविष्य नहीं है, वो लोगों का भविष्य क्या बनाएगी। और भाजपा की रही से बात, भाजपा सरकार जो बोला उसने करके दिखाया। महतारी वंदना का जो पैसा है, गरीबों का जो आवास है, सरकार बनते ही पहला काम हमारी मुख्यमंत्री ने किया है, वो गरीबों का आवास के लिए किया है। भाजपा जो बोलती है वो करती है। सबसे बड़ी चीज है, भारत में पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है और मोदी को सब पसंद करते हैं। और 422 भाई साहब बोले, बिल्कुल सही बोले, 422 मोदी है चुनाव में, प्योर। और रही बात संतोष भैया की, संतोष भैया ने 5 साल विपक्ष में रह के भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। लोग तो निष्क्रियता का आरोप लगा रही है। कांग्रेस के पास मुद्दे ही नहीं है तो वो तो अपना पल्ला टालेगा ही जी। संतोष भैया जैसा हमारा जो सांसद है राजनांदगांव, वैसा सांसद नहीं मिल सकता लोगों को। सरल, सौम्य
और प्रत्येक गरीब के साथ खड़ा होने वाला हमारे संतोष भैया है। हम तो एक ही चीज बोलेंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जय श्री राम। आप बनाए उनका विजन है ना, नरेंद्र मोदी के साथ में ही देश का भविष्य उज्जवल है, उसके बिना देश का भविष्य का कोई ठिकाना नहीं है। तो देखिए, ये तमाम नेता थे, कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी बात हमने की। मोदी एक बड़ा फैक्टर जरूर है, लेकिन मैंने जिस तरीके से पहले बताया था कि राजनांदगांव लोकसभा के कुछ ग्रामीण इलाके हैं, खासतौर पर मोहला मानपुर, और वहां पर जो वोटिंग हुई है 70% से अधिक, और वहां पर गढ़ एक तरीके से कांग्रेस का माना जाता है। शहर में जरूर बीजेपी लीड ले सकती है, लेकिन टक्कर ग्रामीण इलाकों में होगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने उस इलाके में मेहनत की। हालांकि दोनों ने काफी मेहनत की, मेहनत का फल किसको मिलता है 4 जून के बाद पता चलेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने मतदाताओं से यहाँ पर चर्चा की, उससे ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं के मन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है, और जिस तरह से मोदी में माहौल हो गया है, देखने वाली बात होगी रिजल्ट्स क्या सामने आते हैं। ठीक है घनश्याम, आपका रुख करना चाहूंगी। इससे पहले हम चर्चा कर रहे थे मथुरा लोकसभा सीट की। यहाँ पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने हेमा मालिनी को अपना प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर सबसे कम वोटिंग प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया है। कहीं ना कहीं चिंता की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। भले ही बीजेपी दावा कर ले कि इस बार तीसरी बार भी हेमा मालिनी ताल ठोकती नजर आ रही है, क्या लगता है? बिल्कुल, लगातार अगर पूरे दिन बात करें टिसा जी, तो लगातार वो अभी भी दावा कर रही हैं कि जितने भी वोट पड़ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में पड़ रहे हैं। और मथुरा एक ऐसी सीट है कि मथुरा के जरिए उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में तमाम जगहों पे जहां पे हिंदू सेंटिमेंट की राजनीति होती है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी उसको भजाने की कोशिश करेगी और करती भी है। क्योंकि राजनीति करने का जो तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, वो बेहद अलग है। तो ऐसे में जिस तरीके से लगातार जब चुनाव नहीं था उसके पहले से काशी, मथुरा और अयोध्या जैसे जगहों का नाम लेकर के लोगों के बीच में जाना, वहां का नाम लेकर के लोगों के जहन में जगह बनाना। और अभी हमने अपने साथी की एक बाइट में उन्होंने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। तो ये जो हिंदू सेंटिमेंट की बातें हैं उसको दरकिनार करना इतना आसान नहीं है, खासतौर पे उत्तर भारत में और उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में जो मथुरा की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक की भी सीट है। और चूंकि हाई प्रोफाइल है, चूंकि वो बड़ी है, अभिनेत्री रह चुकी हैं, 2 बार से सांसद रह चुकी हैं, और लगातार जो है मथुरा का इस बारे में कि हेमा मालिनी के खिलाफ थोड़ा विरोध भी था स्थानीय लोगों में, जनता में, कुछ मुद्दों को लेकर, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने रिस्क उठाते हुए एक बार फिर से मैदान में उतारा है। क्या लगता है इसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, अगर बात करें तो पूरे उत्तर प्रदेश की सीटों की बात करें तो महज कुछ ही फीसदी ऐसे टिकट थे जिस टिकट को उन्होंने रिपीट नहीं किया, और तमाम ऐसे सीटें रही जहां पे जो मौजूदा सांसद हैं उन्होंने किन्हीं कारणों से उन्होंने एक पत्र जारी कर दिया, एक ट्वीट कर दिया, उन्होंने खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से सिफारिश कर दी, गुजारिश कर दी कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो तमाम ऐसी सीटें रही हैं, चाहे वहां पे विरोध रहा हो, चाहे वहां पे लहर रहा हो, चाहे वहां पे उनकी पॉपुलैरिटी रही हो, लेकिन बावजूद जो है भारतीय जनता पार्टी ने हर चीजों को दरकिनार करते हुए उसने एक मैसेज कन्वे करने के लिए टिकट को रिपीट किया है। उसी कड़ी में मथुरा में भी तमाम जगहों पे हेमा मालिनी का विरोध रहा। लोगों ने कहा ये कभी हम लोगों के बीच में नहीं आती हैं, हमारे बीच का कोई नेता रहेगा तो कम से कम हमारे सुख दुख और हमारी जरूरतों के वक्त या फिर चाहे राजनीतिक लाभ लेने के वक्त हमारे बीच में रहेगा। इस बाबत जब हेमा मालिनी से भी बात की गई तो आप तो 5 साल में 5 बार आती हैं, 10 बार आती हैं, आप तो मुंबई रहती हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं मेरा घर है, जो है यहां पे मेरा घर है और मैं अपने घर मथुरा में आती जाती रहती हूं, और जब भी जिसको भी जरूरत पड़ती है मैं आती हूं, और अगर जरूरत पड़े तो वो हमसे सीधे कहे तो हम जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम आएंगे। तो ये देखिए ये एक बयानबाजी रही, लेकिन ये वहां के जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, वहां के जो आसपास के लोग हैं, भाजपा के कोर वोटर हैं, उनके लिए तो ये एक बात थी कि जो हमारा प्रत्याशी है, हमारा जो
सांसद है वो बाहर का है, कम से कम हमारे बीच का रहेगा, तो उससे उनको सीधे तौर पे लाभ मिलेगा कि एक सांसद के पास आमतौर पे लोग राजनीतिक तौर पे लोग सपोर्ट तभी करते हैं। जरूर है हेमा मालिनी के खिलाफ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो रणनीति के हिसाब से ही चलती है, कुछ सोचकर ही फैसला लिया होगा। ठीक है, शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। अब रुक करना चाहूंगी मैं हेमंत आपका, आप कवर्धा में मौजूद हैं। यहाँ पर नक्सलवाद की वजह से क्षेत्र थोड़ा सा प्रभावित है, लेकिन देखा जाए तो बम्पर वोटिंग हुई है इन क्षेत्रों में। ऐसी क्षेत्रों से उम्मीद भी नहीं की थी, वहां पर इस बार बम्पर वोटिंग रिकॉर्ड की गई है। देखिए निश्चित तौर पर, और मोहला मानपुर राजनांदगांव लोकसभा के अंतर्गत आता है। वहां पर कुछ जो एरिया है, क्षेत्र है, वो नक्सल प्रभावित हैं, नक्सल इफेक्ट हैं, लेकिन वहां पर जो तस्वीर निकलकर सामने आई, बड़ी संख्या में लोग सुबह से लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने पहुंच रहे थे। 70% से अधिक मतदान वहां पर हुआ है मोहला मानपुर में, और उस इलाके को कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है। लेकिन बाकी जगहों पे बात की जाए तो जो शहर के इलाके हैं वहां पर थोड़ी जो वोटिंग प्रतिशत है उसमें कमी आई है, लेकिन जो फाइनल आंकड़े आएंगे, फाइनल आंकड़े के बाद निश्चित तौर पर जो वोट का प्रतिशत है वो बढ़ेगा, मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा। पिछली बार 70% के आसपास मतदान हुआ था। हो सकता है कि बस्तर में जिस तरीके से मतदान हुआ 3% अधिक इस बार वोटिंग हुई, उसी तरीके से यहाँ पर भी पैटर्न देखने को मिलेगा। खासतौर पर जो कांकेर का इलाका है, कांकेर लोकसभा, क्योंकि 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। कांकेर लोकसभा सीट को लेकर यह खबर आई कि वहां पर सभी विधानसभाओं में, 7 विधानसभाएं हैं वहां पर, सभी विधानसभाओं में अच्छी वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा जो केसकाल विधानसभा है वहां पर मतदान हुआ है, लोग घरों से निकलकर वहां पर पहुंच रहे थे। राजनांदगांव में भी बीच में दोपहर में थोड़ी जो वोटिंग प्रतिशत है वो कम हुई थी, वोटिंग स्लो हुआ था, लेकिन जैसे ही दिन ढलते गया, दिन आगे बढ़ते गया, प्रतिशत का आंकड़ा बढ़ा है। फिलहाल 60% से अधिक मतदान राजनांदगांव लोकसभा में हो, और इसका आंकड़ा, फाइनल आंकड़ा जब आएगा तो निश्चित तौर पर इसमें बढ़ोतरी देखी जाएगी। जी, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बम्पर वोटिंग हुई है और नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में भी हुई है। लोगों ने निर्भीक होकर घरों से बाहर निकलकर वोटिंग की है, और लोकतंत्र के मद्देनजर ये बेहद खुशी की बात है चुनाव आयोग की तरफ से भी। चलिए ठीक है, शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। दूसरे चरण का मतदान जारी है। इस बीच राजनीति के दिग्गजों समेत प्रत्याशियों के बयान भी सामने आ रहे हैं। आपको कुछ ऐसे ही बयान सुनाते हैं। We are here because we want to change the government in Delhi. I have made no bones about that. As a Congress candidate, at every junction, at every stop, I have repeatedly made the point that as far as I am concerned, this is an election far greater than my own future. It is about India's future. It is about changing the government in Delhi. लोग समझ गए हैं इस प्रकार प्रधानमंत्री बोल सकते हैं क्या, और फिर जो वो बोलते हैं नीचे वाले वही बोलते हैं। तो बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है, बहुत नाजुक है। कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में। आप देखेंगे कि पहले चरण में हमारे परिणाम अच्छे आए हैं, आज भी परिणाम जो आएगा आज वाले शाम तक देखेंगे आप, माहौल हमारे पक्ष में होगा। ये स्थिति पूरे राष्ट्र में नहीं है, पूरे देश के अंदर है। पहले चरण के बाद ही मैंने कहा था कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर भारत में बीजेपी हाफ, और आज भी वही नतीजा आपको देखने को मिलेगा। पहले 2 चरण के बाद बिल्कुल साफ हो गया है कि दक्षिण भारत में बीजेपी साफ और उत्तर और मध्य भारत में बीजेपी हाफ। तो कोई गुंजाइश नहीं है बीजेपी को जनादेश मिलने का 2024 के चुनाव में। 4 जून के बाद पूर्णिया की जनता एक इतिहास के रूप में देखेगी, वो आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। एक नई राजनीति की शुरुआत होगी। बहुत अरसे के बाद बिहार ने और देश के लोगों ने एक बेटा को जन्म दिया है राजनीति में। मेरी अपील है कि जैसे मैंने अपने संकल्प को पूरा किया है, वो मताधिकार का उपयोग करें और वोट डालें और इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। कांग्रेस बार बार इस शब्दों के, अमर्यादित शब्दों के प्रति
लगातार उपयोग करती रही है और शायद देश ने उनको जो अस्वीकार किया है वो इसी भाषा शैली और दिशाहीनता का परिणाम है। 10 वर्षों के कार्यों से जो हमारे शुभचिंतक हैं वो प्रसन्न हैं और जो भारत की तरक्की नहीं चाहते वो दुखी हैं। इसलिए हमें भारत की तरक्की को सुनिश्चित करना चाहिए और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को भारी बहुमत से जिताना चाहिए, कमल की बटन दबाना चाहिए। इसलिए घर के बाहर आइए और मतदान केंद्रों में पहुंच के सभी इस महायज्ञ में आहुति डालने का काम करें। जागृत भारतीय होने के नाते सबका अधिकार है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का महापर्व है। यह एक यज्ञ है। इसमें प्रत्येक भारतीय जिन्हें वोट देने का अधिकार है उन्हें मतदान अवश्य करना चाहिए। पहले मतदान, बाद में जलपान। राहुल गांधी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए, उनको अपना इलाज कराना चाहिए। जिस प्रकार की भाषा देश के प्रधानमंत्री के लिए बोली जाती है, बोल रहे हैं, ये देश सुनता है तो आश्चर्य होता है देश को कि ये आदमी है कि पागल है। मैं गंभीरता से कह रहा हूं, किसी प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की भाषा बोली जाती है? वो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश भी जानता है कि आप क्या हो और नरेंद्र मोदी क्या है। इसलिए इस प्रकार की भाषा बोलना, उन्हें अपने मानसिक दिवालियेपन का इलाज कराना चाहिए। पर सुबह से मतदान जारी है और अब कुछ ही समय बाकी है मतदान खत्म होने के लिए। अब अपडेट लेने के लिए मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता जितेंद्र साहू धमतरी से और संवाददाता सूर्यकांत यादव राजनांदगांव से। सूर्यकांत, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, आप राजनांदगांव में मौजूद है। हॉट सीट ये मानी जा रही है इस बार के दूसरे चरण के चुनाव की, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां से चुनावी मैदान में। अभी क्या फाइनल समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? वोटिंग प्रतिशत को लेकर क्या अपडेट दे सकते हैं? मैं आपको बता दूं, राजनांदगांव में अभी जो है दोपहर 3 बजे तक 71% अभी जो है मतदान हो गए हैं। वहीं राजनांदगांव लोकसभा सीट से जो मोहला मानपुर जिला है वहाँ जो एक विधानसभा सीट आती है 74% जो है मतदान हुए, क्योंकि सुबह जो है 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वहाँ मतदान होना था। फाइनल आंकड़ा अभी मोहला मानपुर पर आना बाकी है। राजनांदगांव में जो है 70% से अधिक जो है मतदान हो चुका है। लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो है इस महापर्व में हिस्सा लिया और लगातार मतदान केंद्रों में पहुंचकर मतदान किया है। कुछ ही समय और बाकी है, 6 बजे जो है अंतिम मतदान जो है होगा। उसके बाद जो है फाइनल आंकड़े आएंगे। लगातार राजनांदगांव हाई से 5 सीट बन रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ से जो है चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा ने सांसद संतोष पांडे का जो है मौका दिया है। इस कारण जो है 5 तो 5 सीट जो है छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव लोकसभा सीट बन चुकी है और सियासी समीकरण है वो 4 दिन को ही पता चल पाएगा कि आखिर कौन सा प्रत्याशी जो है जीत कर आता है। चलिए ठीक है, फिर से लौटूंगी चर्चा के लिए आपके पास। धमतरी से संवाददाता जितेंद्र साहू भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, आपसे पूछना चाहूंगी, छत्तीसगढ़ का ऑल ओवर एनालिसिस किया जाए तो अभी तक, यानी कि माफ कीजिएगा, 3 बजे तक के जो आंकड़े सामने हैं लगभग 63% मतदान अभी तक रिकॉर्ड हुआ है और यहां से हम देख सकते हैं महज 20 मिनट का समय बाकी है। क्या लगता है आखिरी आंकड़े क्या कुछ निकल कर सामने आ सकते हैं? कितना प्रतिशत और इजाफा मतदान में देखने को मिल सकता है, मतदान प्रतिशत में? बता दूं, आज छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का मतदान का दिन है और राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा सीट के लिए आज मतदान होना था और लगभग मतदान जारी है, लेकिन मतदान समाप्ति को है और लगभग कुछ ही मिनट का समय शेष रह गए हैं मतदान संपन्न होने में। मैं बता दूं, आज सुबह से ही मतदाता जो है, सुबह से ही मतदाता में काफी जागरूकता दिखी मतदान को लेकर और लोग लोकतंत्र के इस महापर्व में बड़े ही उत्साह के साथ आए और भाग लिए और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं अगर मतदान प्रतिशत की बात करूं, वो तो 3 बजे तक जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार 53 कुछ % था और अभी ताजा जानकारी निकल कर नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में मतदान को लेकर काफी जागरूकता नजर आई। वहीं अगर कुछ अंदरूनी इलाके की बात करूं, संवेदनशील इलाके की बात करूं, तो कई ऐसे गांव हैं जिसको 7 से 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पैदल चलकर दूसरे बूथों तक जाना होता है। उन लोग भी सुबह से पैदल मतदान केंद्रों तक पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किए। अभी मैं बता दूं, अभी मौसम भी खराब है यहाँ धमतरी जिले की अगर बात करूं तो, और यहाँ पर अभी बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है।
तो कहीं ना कहीं मतदान के बीच बारिश हो रही है। हालांकि मतदान समाप्ति की फिर हो रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर तेज हवाएं चल रही है, बारिश हो रही है। जी आपने जैसा बताया कि मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ सा नजर आ रहा है, तेज हवाएं चल रही है, बारिश हो रही है, तो क्या इसके लिए किसी तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं, क्योंकि मतदान तो रुक नहीं सकता है ऐसे में? जी देखा जाए तो वैसे ये बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन बेमौसम बारिश बेमौसम अचानक मौसम का मिजाज बदला और बारिश हो रही है। हालांकि ऊपर यहाँ पर कपड़े का पंडाल लगाया गया है, त्रिपाल वगैरह की व्यवस्था तो नहीं की गई है, लेकिन अब लगभग मतदान हो समाप्ति की ओर है और लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त मतदान संपन्न होने में अभी बाकी है। जी चलिए ठीक है। सूर्यकांत, आपका रुख करना चाहूंगी मैं अब। राजनांदगांव हाई प्रोफाइल सीट है, जैसा कि हम चर्चा कर ही रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ से चुनावी मैदान में है। क्या लगता है, अभी काफी मतदाताओं से आपने चर्चा की होगी, क्या किसी मतदाता से बातचीत के दौरान कुछ ऐसा आपने सामने पाया कि आखिर पक्ष किसके माहौल में बनता नजर आ रहा है? जमीनी हकीकत क्या लगता है, क्या कह रही है? जी देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनांदगांव लोकसभा सीट तो जो है मुकाबला कड़ा हो गया है, कांटे की टक्कर जो है देखी जा रही है, क्योंकि राजनांदगांव लोकसभा सीट में 8 विधानसभा आती है, जिसमें 5 विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी रोकना चाहूंगी मैं आपको, चर्चा पे वापस लौटूंगी। ये सीधे तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे हैं टीकमगढ़ से। यहाँ आप देख सकते हैं कि उमा भारती टीकमगढ़ के मतदान केंद्र पहुंची है और अपने मत अधिकार का उपयोग करती नजर आ रही है। वोट करने के लिए उमा भारती टीकमगढ़ पहुंची है। सीधी तस्वीरें हम आपको टीकमगढ़ से दिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती मतदान केंद्र पहुंची है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रही है, वोट देने के लिए यहां पहुंची है। टीकमगढ़ से ये सीधे लाइव तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती अपने मत अधिकार का प्रयोग करती हुई यहां पर नजर आ रही है। बता दें कि सुबह से ही 6 लोकसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में मतदान जारी था और कई दिग्गज नेता यहां पहुंचे अपने मत अधिकार का प्रयोग करने के लिए। दोनों ही पार्टियों के, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी पहुंचे और वोट देने के लिए यहां आए। और अब ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीकमगढ़ से। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भी अपने मत अधिकार का प्रयोग कर रही हैं। जी सूर्यकांत, आप अपनी बात पूरी करें, मैं चर्चा पर वापस लौट रही हूँ। जी निश्चित तौर पर राजनांदगांव हाई प्रोफाइल उनका रुझान स्पष्ट नहीं था, क्योंकि मतदाता जो है अंतिम समय में ही अपना फैसला लेते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कांग्रेस से यहाँ चुनाव लड़ने से कहीं न कहीं भाजपा प्रत्याशी जो है वर्तमान सांसद संतोष पांडे, उनके लिए जो है कांटे की टक्कर है। और राजनांदगांव में बता रहा था कि 8 विधानसभा जो है सीटें आती है राजनांदगांव लोकसभा सीट में, जिसमें 5 में कांग्रेस और 3 में जो है बीजेपी के प्रत्याशी विधानसभा चुनाव में जीत के आए थे। और ग्रामीण बहुल इलाका होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस की पकड़ अच्छी है, तो शहरी क्षेत्रों की बात किया तो भाजपा की पकड़ जो है शहरी क्षेत्रों में अच्छी है। लेकिन मतदाता जो है अभी भी अपना पत्ता नहीं खोल रहे हैं, तो 4 जून को जब मतगणना होगी तभी स्पष्ट हो पाएगा कि कौन जीतता है। लेकिन कांटे की टक्कर राजनांदगांव लोकसभा सीट में इस बार देखने की मिलेगी। जी बिल्कुल सूर्यकांत, चलिए ठीक है। जितेंद्र, देखा जाए तो बम्पर वोटिंग रिकॉर्ड की गई है, लगभग 63% वोटिंग अभी तक रिकॉर्ड की गई है ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है। जिस तरह से वोटिंग हुई है, इससे ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि लोगों ने इस बार भले ही नक्सल प्रभावित क्षेत्र हो, लेकिन निर्भीक होकर घरों से बाहर निकलकर वोटिंग की है। जी बिल्कुल, श्रीतो मैं बता दूं, चाहे अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित इलाके की बात करें, चाहे सेफ जोन की बात करें, इस बार मतदाताओं ने गर्मी का मौसम है चूंकि सुबह से ही अपने घरों से निकलकर काफी संख्या में लोग मतदान के लिए पहुंच रहे थे और लंबी लंबी लाइन कतारें लगा। हम चुनाव का काम कर रहे हैं, लेकिन भाषा की मर्यादा है बहुत टूटी इस बार चुनाव में। सबको ध्यान रखना चाहिए, सबको संभल के बोलना चाहिए। मैंने तो देखा है कि पूरे जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से आज तक जितना मोदी जी का अपमान किया है, जितने बुरी बातें मोदी जी के लिए बोली गई, इतनी बुरी बातें शायद ही कभी किसी के लिए बोली गई हो। इतने खराब शब्द उनके लिए बोले गए कि मेरे मुंह से नहीं निकल सकते। मतलब इतना विपक्ष ने अपमान किया है मोदी जी का। ओबीसी तो लगातार कटाक्ष कर रहे हैं कि अब कौन ओबीसी है जो, अच्छा ओबीसी जी, अब मैं उनके बारे में क्या बोलूँ। वो हम माधवी लता का मुकाबला करें ना, मैं उनका यहाँ बुंदेलखंडी हूँ मैं, तो यहाँ मैं क्या मुकाबला करूँ यहाँ से उनका।
मध्य प्रदेश में कैसे देखते हैं 29 सीटें? हमारे 29 में से 29.5 होनी है और एक सीट कोई भी सीट आप देखना 3-4 लाख से कम में नहीं जीतना। अच्छा वो एक चीज आपने चुनाव लड़ी लंबे समय प्रतिशत कम होता जा रहा है, लोग युवा वोटर करने कम आ रहे हैं, महिलाओं का रुझान कम जा रहा है, वोट नहीं वोट पड़ रहा है। क्या ये मौसम ऐसा है ना, अब अभी आप देखिएगा मतदान प्रतिशत बहुत बढ़ा हुआ मिलेगा। अभी 6 बजे के बाद का रिकॉर्ड आने दीजिए आप चुनाव आयोग का। अभी मेरे से टिप्पणी मत करवाइए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपना रिकॉर्ड नहीं दिया। वन नेशन वन इलेक्शन की बात लगातार प्रधानमंत्री जी मैं तो उसके पूर्णतः समर्थन में हूँ। इसमें आप देखिए ना, पूरे 5 साल नगर पालिका, तो सरपंच, तो फिर विधानसभा, तो लोकसभा, इसमें इलेक्शन मशीनरी लग जाती है। इसमें सरकारी मशीनरी काम करना बंद कर देती है, कितने योजनाएं अवरुद्ध हो जाती हैं, कितने 1000 करोड़ का बजट बढ़ जाता है। ये तो बहुत अच्छा विचार है कि एक साथ सारे चुनाव हो जाएं, इसमें क्या बुराई है, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है, मैंने रामनाथ जी जो समिति के अध्यक्ष हैं, उनको मैंने सुझाव भेजा है कि पंचायतों के, नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के चुनाव भी इसमें शामिल कर लीजिए। महिला सुरक्षा की बात बहुत होती है, बार 7 मई को भी चुनाव। महिला सुरक्षा के मामले में जो मोदी जी ने महिलाओं को स्थान दिया वो तो आज तक मिला ही नहीं। कोई महिला डिफेंस मिनिस्टर नहीं बनी, कोई महिला कॉमर्स मिनिस्टर। जी जितेंद्र, आप अपनी बात पूरी करें। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, धमतरी जिले की अगर बात करें तो धमतरी और जो कुरूद विधानसभा है वो महासमुंद लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। वहीं इस वक्त मैं मौजूद हूँ नगरी वनांचल इलाके के सिहावा मतदान केंद्र के बाहर। ये जो है कांकेर लोकसभा में आता है और कांकेर लोकसभा की अगर बात करें तो यहाँ बीजेपी से भोजराज नाग प्रत्याशी बनाए गए हैं भाजपा से, वहीं कांग्रेस से वीरेश ठाकुर को प्रत्याशी बनाया गया है। तो कुल मिलाकर अन्य दल के भी यहाँ प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में थे, लेकिन सीधी टक्कर यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में है। और बता दूं कि इससे भी पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें एक कांग्रेस ने वीरेश ठाकुर को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उनको बीजेपी के मोहन मंडावी के हाथों हार का सामना करना पड़ रहा था और एक बार दोबारा कांग्रेस ने वीरेश ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया है। जी बिल्कुल, कांग्रेस ने जिस तरह से वीरेश ठाकुर को अपना प्रत्याशी बनाया है, 5 साल जिस तरह से वो सक्रिय रहे लोगों के बीच में, संगठन में, पार्टी में, उसी के बिना पे उनको एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया, हार के बावजूद भी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भोजराज नाग प्रत्याशी के तौर पर उतारे गए हैं। भोजराज नाग की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक हिंदूवादी चेहरे पर भरोसा कर रही है भोजराज नाग को उतारकर, क्या ऐसा कहा जा सकता है, क्या लगता है? हाँ जी बिल्कुल, वीरेश ठाकुर जो कांग्रेस प्रत्याशी उसकी बात करें तो लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं और लगातार लोगों के बीच जाते रहे हैं। कोई भी संगठन के कोई कार्यक्रम है या लोगों से मिलने की बात हो, हर तरीके के तमाम कार्यक्रमों में जाकर अपनी उपस्थिति देते रहे हैं और सिहावा क्षेत्र से वो चित परिचित तरीके से वाकिफ है। वहीं अगर भोजराज नाग की बात करूं तो वो भी कांकेर के अंतर्गत से आते हैं और उस क्षेत्र में उसका काफी प्रभाव देखा जाता है। वहीं धर्म के दृष्टिकोण से भी काफी उनका प्रभाव है। अभी जो देश का ऐतिहासिक फैसले हुआ था 22 जनवरी को, उसमें भी उसको बस्तर से आमंत्रित किया गया था श्री रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा में। तो भोजराज नाग का भी अपना एक अलग प्रभाव है और इस क्षेत्र में उनका भी लगातार दौरा होते रहा है। जी चलिए ठीक है, सूर्यकांत आपका रुख करना चाहूंगी मैं। अब राजनांदगांव लोकसभा सीट पर मौजूदा सांसद भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है, संतोष पांडे पर। अभी कुछ मतदाताओं की हमने बात सुनी, कुछ और संवाददाता जो मौजूद थे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए थे उनके द्वारा, तो वहां पर ऐसा देखने को मिला कि मतदाताओं में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बेहद उत्साह है। लोग कह रहे हैं कि उनको पीएम मोदी पर ही विश्वास है, माहौल पूरा मोदीमय हो चुका है। निश्चित तौर पर राजनांदगांव में भी ये बात सामने है कि प्रधानमंत्री को जो किया है, प्रधानमंत्री का जो चेहरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी लोगों ने वोट किया है। क्योंकि राजनांदगांव के जो सांसद है संतोष पांडे, उन्हें दोबारा मौका दिया गया है, वो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं न कहीं मोदी सेक्टर भी जो है हावी है और राजनांदगांव में भी इस तरह देखने को मिला है। हमने भी जो मतदाताओं से बात की थी, उनका कहना है कि मोदी को तीसरी बार देखना चाहते हैं और इसको लेकर जो है मतदान कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं मोदी सेक्टर को भी इनकार नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, जितेंद्र, महासमुंद लोकसभा सीट की बात कर ले तो यहां से बीजेपी ने रूप कुमारी चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है और उनके सामने खड़े हैं कांग्रेस से ताम्रध्वज साहू, दिग्गज नेता है, कद्दावर नेता है। अब देखा जाए तो यहां पर भी कांटे का एकदम टक्कर का मुकाबला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता नजर आ रहा है क्योंकि मोदी फैक्टर बढ़ चढ़कर काम कर रहा है। कांग्रेस ने जो पिछले छत्तीसगढ़ में जो सरकार में जो गृह मंत्री थे छत्तीसगढ़ के, उनको अपना प्रत्याशी बनाया महासमुंद से। वहीं बीजेपी ने रूप कुमारी चौधरी को अपना भाजपा से प्रत्याशी बनाया।
दोनों अलग अलग क्षेत्रों में लगातार प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे। तो अब ये दोनों जो प्रत्याशी है, जनता ने अपना मताधिकार का प्रयोग कर दिया है। अब ये समय ही बताएगा, क्योंकि आने वाले 4 जून को रिजल्ट आने हैं और उसी दिन ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार जनता किसको अपना सांसद चुनकर आती है। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं सूर्यकांत आपसे लेना चाहूंगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं महज 9 से 10 मिनट का समय ही बाकी है 6 बजने में, और 6 बजे मतदान की प्रक्रिया दूसरे चरण के लिए संपन्न होने वाली है। तो क्या आखिरी तस्वीरें आप दिखा सकते हैं वहां से? क्या लोगों का आना अब खत्म हो चुका है या लोग अभी भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं, राजनांदगांव लोकसभा में सुबह 7 बजे से जो है मतदान शुरू हो गया था और शाम 6 बजे तक मतदान होना है। कुछ ही मिनट बचे हैं। मैं राजनांदगांव शहर के दिग्विजय कॉलेज के मतदान केंद्र में खड़ा हूँ, तो लगभग जो है लोग सभी जो है मतदान करके जो है घर जा चुके हैं। कुछ ही लोग हैं जो वो यहाँ पहुंचे हैं। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि वो दिखाएं कि क्या स्थिति है यहाँ की। अभी आप मेरे देख सकते हैं लगभग पूरे जो है मतदान केंद्र खाली है। इतना जो लोग हैं वही जो है मतदान के लिए पहुंचे हैं। बाकी जो चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारी हैं वो अपनी ड्यूटी में तैनात है। तो कहीं न कहीं लगभग लोगों ने अपना मतदान कर दिया है। कुछ मिनट जो है मतदान के अंतिम समय में बाकी है, तो लगभग लोगों ने अपना मतदान जो है पूर्ण कर दिया है। जी चलिए ठीक है, तो फाइनल तस्वीर हमने देख ली। अब लोग अभी भी आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं मतदान करने के लिए। फिलहाल सूर्यकांत, जितेंद्र, आप दोनों का ही शुक्रिया और ये तमाम चर्चा करने के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।